नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। दोस्तों 1000 जनरल साइंस की सीरीज चल रही है और आज है सेट 3 भाग 3। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेलिंग। ब्रेलिंग को पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नाम याद रखना, ब्रेलिंग कहते हैं। ठीक है, और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं फ्रेंड ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को, और इनको रोकने की प्रक्रिया कहलाती है पक्षियों को ब्रेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फ्रेंड इनमें से कौन सी मछली है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है, डॉग फिश जो है एक मछली है। सिल्वर फिश की मैं बात करूं तो ये एक कीट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके आगे, कीट है। और स्टार फिश की बात करूँ तो ये इकाई नोडर्म है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इकाई नोडर्म है ये। ठीक है, और बात करूँ डॉग फिश की तो डॉग फिश एक मछली है। ठीक है, और कटल फिश की मैं बात करूँ तो ये मोलास्क है। क्या है, मोलास्क, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉग फिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो कौन सा वर्णक है। इसका जो सही आंसर है वो है कैरोटीनाइड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैरोटीनाइड नामक वर्णक वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। ठीक है, शब्द की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो बैटसन। फ्रेंड आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और इसके कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, और इसी कारण इन्हें आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और डब्ल्यू बैटसन की मैं बात करूं तो जो ऑप्शन करेक्ट था, जो शब्द गढ़ा था, इन्होंने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का उपयोग किया था। तो शब्द किसने गढ़ा था, तो ये बैटसन ने गढ़ा था। ठीक है, और जो आनुवंशिकता के नियम दिए थे वो मेंडल ने दिए थे। किसने दिए थे, मेंडल ने। कंफ्यूज मत होएगा, जो शब्द दिया था जेनेटिक्स वो बैटसन ने दिया था। इनका जो नाम था विलियम बैटसन, डब्ल्यू बैटसन या विलियम बैटसन। ठीक है, और जो नियम दिए थे आनुवंशिकता के वो मेंडल ने दिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और जो प्रोफेसर सर एलेक जेफरीज और जो ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर थे एलेक जेफरीज, उनके द्वारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए परीक्षण की तकनीक विकसित की गई, और फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग पुलिस द्वारा जासूसी कार्य तथा अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंट है या कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग है या डीएनए परीक्षण है, वो विकसित किया गया डॉक्टर एलेक जेफरीज। ये बेसिकली ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर थे। ठीक है, याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, और फ्रेंड इसे प्रथम एंटीबायोटिक भी कहा जाता है पेनिसिलिन को। ठीक है, प्रथम एंटीबायोटिक, याद कर लीजिए। अगर मैं पूछता प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की, तो वो भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए, पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, करीब 1929 में। ठीक है, फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, 1929 में पेनिसिलिन की खोज करी थी। और फ्रेंड यह तपेदिक के इलाज के लिए पैरा अमोनी सैलिसिलिक एसिड या कहते हैं PAS का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग कबक या फफूंद, ठीक है कबक लिख देता हूँ, कबक द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। और फ्रेंड BCG का एक जो टीका है वो पते क्षैमिक है, यानी कि जो पेनिसिलिन कबक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और जो पेनिसिलिन की जो खोज है वो 1929 में की थी, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा। इसे प्रथम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। लॉकजॉ निम्न में से किस रोग की अंतिम अवस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉकजॉ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड, रोहिणी, निमोनिया, सिफिलिस या टेटनस। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेटनस। तो लॉकजॉ
टिटनेस रोग की अंतिम अवस्था है। तो फ्रेंड टिटनेस की जो अंतिम अवस्था है वो लॉक जॉ है। यह रोग बैसिलस टिटेनी, मैं लिख देता हूँ, बैसिलस बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस नहीं है। ठीक है, याद रखना, बैक्टीरिया से फैलता है, जो अधिकांश जंग लगे लोहे पर घोड़े की लीद या मल में पाया जाता है। और इस रोग को धनुष्टकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रोग को धनुष्टकार भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इससे व्यक्ति के तंत्र में संक्रमण फैलने लगता है। ठीक है, न्यूरो सिस्टम जो होता है पूरा उसका बेकार होने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो काफ़ी बार एग्जाम में पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ए कैंडियम। तो इटाई इटाई रोग कैंडियम के विष के द्वारा होता है और यह सबसे पहले जापान के जिंजू नदी में पाया गया था। और इसमें जोड़ों में दर्द, हड्डियों का मुलायम होना और किडनी का फेल होना होता रहता है इटाई इटाई रोग से। तो किसकी वजह से होता है? कैंडियम की वजह से। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वो कहलाती है लाइसोसोम। ठीक है, और लाइसोसोम को ही फ्रेंड एटम बम भी कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग का एटम बम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लाइसोसोम कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं बता दूं, लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी क्रिश्चियन, मैं लिख देता हूँ, क्रिश्चियन रेने ड्यूव। ठीक है, रेने ड्यूव आप लिख सकते हैं, क्रिश्चियन रेने ड्यूव ने की थी, कभी 1955 में इसकी खोज की थी। और उन्हें इसकी खोज के लिए फ्रेंड नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1974 में। ठीक है, और फ्रेंड जंतु कोशिका के जो कोशिका द्रव में पाए जाने वाला आवरण एक तरह का फ्रेंड गोल गोल थैलीनुमा अंगुकाणों का होता है और इसे ही लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड ये कोशिकाएं तथा बाह्य कोशिकाएं पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियां हैं जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती है और इसको कोशिका का आत्मघाती थैला या एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइसोसोम। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। 10वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये काम करती हैं फ्रेंड चालन का। तो पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक खाद्य एवं जल का चालन करती हैं। याद रखिएगा, जो शिराएं होती हैं वो चालन का काम करती हैं, किसका? आवश्यक खाद्य व जल का। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, परावैंगनी किरणों क्षतियों से पादपों की रक्षा करने वाला वणक कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स जेंथोफिल। याद रखिएगा, जेंथोफिल है जो कि अल्ट्रावायलेट वे या परावैंगनी किरणों क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वणक है। इसे कहते हैं पर्णपीत भी कहते हैं, हिंदी में पर्णपीत या जेंथोफिल कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बारे में बता दूं तो फ्रेंड परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला जो वणक है वो जेंथोफिल है। जेंथोफिल पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वणक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पादप कीटवक्षी नहीं है? कौन सा पादप कीटवक्षी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो फ्रेंड जो कसकोटा है ना वो कीटवक्षी नहीं है। कीटवक्षी पौधे हो गए फ्रेंड नेप्थीज हो गया, और आपका यूट्रिकुलेरिया हो गया, ड्रॉसेरा हो गया, और एक एल्ड्रोवेंडा भी होता है, डायोनिया भी होता है, ये इत्यादि कीटवक्षी पौधे होते हैं। और कसकोटा जो है वो स्तंभी परजीवी है। कौन है? स्तंभी परजीवी, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? अमरवेल। आपने सुना होगा नाम। स्तंभी परजीवी है और इसे फ्रेंड अमरवेल भी कहते हैं कसकोटा को। ठीक है, तो ये कीटवक्षी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है कागज। फ्रेंड जैव निम्नीकरणीय कौन होते हैं? वो होते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं और वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। जैसे कागज हो गया, तो कागज एक तरह का जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैसे चमड़े की बेल्ट हो गई, तो ये भी एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कागज। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आवासी फल का एक उदाहरण दीजिए। तो आवासी फल का एक उदाहरण है फ्रेंड सेब। सेब आवासी फल का एक उदाहरण है। सेब जो होता है एक गूदेदार पॉम फल है। ठीक है, कौन सा फल है? पॉम टाइप है, फ्रूट है, एक पॉम फल है और पॉम के उपांगीय फल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सेब एक आवासी फल है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेब जो है पुष्प के पुष्पासन से विकसित होता है। तो आवासी फल का उदाहरण है सेब, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अमरवेल या इसे कहते हैं कसकोटा, जो अभी मैंने बताया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने,
ये किसका उदाहरण हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्णतः परजीवी। तो अमरबेल प्रारंभ में जड़युक्त होती है, परंतु पूर्णतः परजीवी होने के पश्चात यह जड़ विहीन हो जाती है। इसके द्वारा उत्पन्न हॉस्टोरिया, यह कहते हैं चूषकांग, होस्ट पौधे के अंदर प्रवेश करके जाइलम तथा फ्लोएम से संबंध स्थापित करता है तथा भोजन, जल और खनिज लवण अवशेषित करता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है अमरबेल वह है पूर्णतः परजीवी है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? काफ़ी इंपोर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइसोप्रेन। आइसोप्रेन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए फ्रेंड इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका यूज़ ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। और फ्रेंड जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के करीब 3.5% भाग के साथ गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वल्नीकरण। सल्फर के साथ जो रबड़ क्रिया करता है तो वो कहलाती है वल्नीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और रबड़ के जो वल्नीकरण है इसकी खोज गुडवियर ने की थी। किसने? गुड, मैं लिख देता हूँ गुडवियर, गुड ईयर। ठीक है, गुड ईयर यानी कि अच्छी साल। तो गुड ईयर वैज्ञानिक थे, गुड ईयर। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक आइसोप्रेन है। ठीक है, क्या है? आइसोप्रेन, याद रखिएगा। तो इसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़ का। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, या किसका उपकरण कौन सा लाया जाता है मापने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रिटिश भौतिकवाद सर विलियम हेनरी ब्रैग, इनके नाम पे पड़ा है, हेनरी ब्रैग। ठीक है, हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए एक्स किरण स्पेक्ट्रोमापी का निर्माण किया था। और फ्रेंड इन्हें अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। फ्रेंड्स ये बताइए कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। हेनरी ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग, हेनरी ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग दोनों बाप बेटे थे, यानी कि जो हेरेंस ब्रैग थे ये पिता थे और लॉरेंस ब्रैग जो थे वो बेटे थे। और दोनों को फ्रेंड्स फिजिक्स के क्षेत्र में एक ही सन में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कौन सी सन में मिला था मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बोलोमीटर से किसका मापन करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है तापमान। तो बोलोमीटर जो कि किसी की भी आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा की मात्रा की माप करने हेतु बोलोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है टेम्परेचर। ठीक है, तापमान से रिलेशन है बोलोमीटर का। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका जो सही आंसर है वो है दाब। तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं जो कि ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यम से संचारित हो सकती है। और फ्रेंड किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है चुंबकीय तरंग का, मैग्नेटिक वेव्स का। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसकी फुल फॉर्म होती है ये, और यह कहते हैं चुंबकीय अनुनाद चित्रण। इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। याद रखिएगा, एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का यूज होता है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसकी कोई विमा नहीं होती? कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका जो सही आंसर है वो विकृति। विकृति की कोई विमा नहीं होती। विकृति का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, वो होता है लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई। तो फ्रेंड्स इसकी ये विमाहीन राशि होती है और इसकी कोई, इसे ऐसे डिनोट करते हैं M0, L0 और T0। ठीक है, याद रखना, इसकी कोई विमा नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, और फिर RRB, NTPC और लोको पायलट में भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से केवल अदिश राशि है पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्जा। ऊर्जा केवल अदिश राशि है, याद रखिएगा। जिन राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं होती, दिशा की जरूरत नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, परिणाम की परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, ये सब अदिश राशियाँ हैं। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000 ओम, या कहते हैं 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, इतना मानव शरीर का लगभग प्रतिरोध होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को पहले भी शायद मैं बता चुका हूँ। तो मानव शरीर का अन्य धातुओं की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है। जो हमारा शरीर होता है वो अन्य धातुओं की तरह ही विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और मानव शरीर का जो लगभग प्रतिरोध होता है वो 10 की पावर 3 ओम होता है, याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट के नियम, तो इसका जो सही आंसर है वो है पदीप्ति से। तो फ्रेंड लैम्बर्ट का कोज्या नियम प्रकाश की पदीप्ति से संबंधित है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां। डेल्टोनिज्म या कहते हैं प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांतता है और इसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो कौन सा रंग नहीं देख पाता? इसका जो सही आंसर है सभी, यानी कि हरा, लाल, नीला तीनों ही नहीं देख पाता। ठीक है, एक प्रकार की वर्णांतता, ये एग्जाम में पूछा गया। तो तीनों ही कलर हरा, लाल, नीला जो एक तरह के प्राइमरी रंग है, इनको नहीं पहचान पाता। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वाहनों की हेडलाइट में, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, मैं ठीक कर देता हूँ। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में दर्पण इस्तेमाल होता है। 27वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड हेडलाइट में तो ये होता है फ्रेंड परवलयीय दर्पण। फ्रेंड वाहनों की हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि परवलयीय अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्रित कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलयीय अवतल दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समांतर किरण पुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं। तो इसमें कौन से होते हैं? परवलयीय दर्पण यूज होते हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंस किससे बनता है? काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी की भी परीक्षाओं में और रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये बनते हैं फ्रेंड फ्लिंट कांच से। लेंसों के निर्माण में फ्रेंड क्राउन कांच या एक फ्लिंट कांच प्रयोग किए जाते हैं। अगर फ्लिंट कांच नहीं होता तो क्राउन कांच होता। क्राउन कांच इसका सही आंसर होता, क्राउन। ठीक है, याद रखिएगा, क्राउन कांच होता। और फ्रेंड इसके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल तथा एक्रेलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वह है नरेंद्र कपानी। ठीक है, बी ऑप्शन। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिका है जो कि एक सिलिका की बनी होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोग के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ। तो इनने कब किया फ्रेंड? 1952 में आविष्कार किया था ऑप्टिकल फाइबर का, नरेंद्र कपानी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सेट 2 का, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल प्रकृति नेचर में सबसे सशक्त बल होता है। और फ्रेंड वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया है। वो कौन कौन से हैं? विद्युत चुंबकीय बल है और सशक्त नाभिकीय है और दुर्बल नाभिकीय। ठीक है, इसी में दुर्बल नाभिकीय है और एक गुरुत्वीय बल है। ठीक है, तो 4 प्रकार के बलों का परिभाषित किया साइंटिस्टों ने, लेकिन जो सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में सबसे सशक्त बल है, यानी कि ये जो है ना सशक्त नाभिकीय बल। और जबकि जो गुरुत्वीय बल होता है ना, सबसे दुर्बल बल है, यानी कि सबसे कमज़ोर बल है, याद रखिएगा। सबसे सशक्त होता है नाभिकीय बल और सबसे कमज़ोर होता है गुरुत्वीय बल, बस आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों सेट 3 में इस वीडियो में हमने बताया फ्रेंड्स टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 MCQ सीरीज के। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।